सिविल्स ऑनली में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज को आज कंटिन्यू करते हुए पार्ट 33 डिस्कस करेंगे। जिस किसी ने भी पहले के वीडियोस ना देखे हों वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जिसमें कि अक्टूबर 2021 से जून 2022 तक के करंट अफेयर्स उसमें रखे गए हैं, जो आपकी हर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो हमारी ये पार्ट 33 है, इसमें भी जुलाई एंड जून के करंट अफेयर शामिल किए गए हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं बग्गावली सोमशेखर राजू, मनोज सी पांडे, तेज कौल या फिर विजय कुमार देव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तेज कौल को। सेवानिवृत्त जनरल तेज कौल को अखिल भारतीय रचनात्मक समिति ABRS ने निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौल को ये सम्मान उनके विभिन्न अतुलनीय प्रयासों और पड़ोसी मुल्कों जैसे कि पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने तथा कोरोना काल में की गई मानवीय सेवाओं के लिए दिया गया है। ये निर्मला देशपांडे थी कौन? ये नागपुर से एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने अपना जीवन महिलाओं, आदिवासी लोगों और भारत में वंचितों के लिए संप्रदाय सद्भाव और सेवा को बढ़ाने के लिए समर्पित किया था। स्वर्गीय निर्मला देशपांडे द्वारा स्थापित अखिल भारतीय रचनात्मक समिति एक तरह का वैचारिक आंदोलन है। इन्होंने 1952 में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी योगदान दिया और फिर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के संदेश के साथ करीब 40 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा भी की थी। एंड शी इज डाइड इन 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण को एक लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। इसे किस लड़ाकू विमान से प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शंस हैं सुखोई 30 मार्क 1, सुखोई 20 मार्क 2, सुखोई 50 मार्क 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुखोई 30 मार्क 1 से। ब्रह्मोस मिसाइल के विस्तारित दूरी वाले संस्करण को सुखोई 30 मार्क 1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह सुखोई 30 मार्क 1 लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल की दूरी के संस्करण का पहला प्रक्षेपण था। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 मार्क 1 विमान से सटीक निशाना लगाने की क्षमता प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 के दौरान कितने भारतीय सेना के जवानों को मरणोपरांत देश के तीसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं 3, 6, 7 या फिर 5 को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6 जवानों को। हाल ही में राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 में भारतीय सेना के 13 जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, जिनमें से 6 जवानों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। इन वीरता पुरस्कारों की अगर बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहले 3 वीरता पुरस्कार यानी परमवीर चक्र, महावीर चक्र एवं वीर चक्र भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ किए गए थे, जिनको 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। बैकडेट में ये लागू हुआ था। इसके पश्चात अन्य 3 वीरता पुरस्कार अर्थात अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2, अशोक चक्र श्रेणी 3 को भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 1952 को प्रारंभ किया गया था। इन्हें भी 15 अगस्त 1947 से ही प्रभावी माना गया। इन पुरस्कारों को पुनः जनवरी 1967 में क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के रूप में नामकरण कर दिया गया था। इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम है, पहले पे है परमवीर चक्र, दूसरे नंबर पे अशोक चक्र, थर्ड पे महावीर चक्र है, फोर्थ पे कीर्ति चक्र, फिफ्थ पे वीर चक्र और शौर्य चक्र 6 नंबर पे है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शंस है 5, 8, 3 या फिर 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 मिलियन टन। केंद्र सरकार ने 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ये ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि हरित हाइड्रोजन है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन को ऐसे हाइड्रोजन के रूप में माना जाता है जिसे इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से या सौर या फिर पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पृथक करके उत्पादित किया जाता है। जर्मनी ने भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में 10 बिलियन यूरो के निवेश की अग्रिम प्रतिबद्धता जताई है और यह राशि वर्ष 2030 तक निवेश की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत जर्मनी समझौते के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग, भंडारण व वितरण में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की भी स्थापना की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर असम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में
भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन यानी अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की स्थापना ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई, जो कि एक शून्य तरल निर्वहन संयंत्र है, जीरो एलडी। जीरो एलडी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। यह एक अपशिष्ट जल प्रबंधन रणनीति है जो तरल अपशिष्ट को समाप्त कर जल उपयोग की दक्षता में वृद्धि करती है। इसके अलावा एक फैक्ट और ध्यान रखिए कि वर्ष 2025 तक भारत का लक्ष्य पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण करना है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक जनगणना के बाद संसद किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिसीमन अधिनियम बनाती है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108 या फिर आर्टिकल 300। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 82। परिसीमन से तात्पर्य है किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना। अनुच्छेद 82 के अंतर्गत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम लागू करती है और अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा यह आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है। तो इसका अधिनियम जो लागू किया जाता है वो आर्टिकल 82 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस है नीति आयोग, चुनाव आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषण प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य डेटा को सुलभ उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाकर सार्वजनिक सरकारी डेटा का लोकतंत्रीकरण करना है। इस मंच का शुभारंभ नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने किया है, जो कि अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं वियतनाम, चाइना, इंडिया या फिर सिंगापुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वियतनाम में। हाल ही में अभी दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में बनाया गया है। इस ब्रिज को वियतनाम का बैकलॉन्ग ब्रिज कहा जाता है। इस पुल को फ्रेंच निर्माताओं द्वारा टेम्पर्ड ग्लास से बनाया गया है और इसने चीन के गुआंगडोंग में स्थित सबसे लंबे कांच के पुल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जो कि 526 मीटर लंबा था और 150 मीटर ऊंचाई पर निर्मित यह पुल 632 मीटर लंबा है। इस पुल का वियतनामी अर्थ है व्हाइट ड्रैगन और यह एक बार में 450 लोगों के भार को सहन करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस है कर्नाटक, उड़ीसा, केरला या फिर पश्चिम बंगाल ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केरल ने। केरल ने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल को हराकर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण का खिताब जीत लिया है। इसके साथ केरल टीम के नाम अब 7 संतोष ट्रॉफी खिताब हैं, जो और 1993 के बाद ऐसा पहली बार था जब केरल ने घरेलू मैदान पर यह प्रतियोगिता जीती है। हमारा अगला प्रश्न है, फास्टैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से कथन सही नहीं है? पहला कथन है, इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। दूसरा है, यह पर्सन टू पर्सन लेन देन की सुविधा प्रदान करता है। थर्ड है, यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से असत्य कथन पूछा है, तो इसमें बी ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर होगा बी, यह पर्सन टू पर्सन लेन देन की सुविधा नहीं प्रदान करता है। अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने ट्विटर पर जारी एक स्पष्टीकरण में कहा है कि फास्टैग के बारे में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो निराधार और झूठे हैं। और इस ट्वीट में कहा गया है कि फास्टैग के जरिए कोई भी पर्सन टू पर्सन लेन देन नहीं किया जा सकता है, बल्कि फास्टैग एक ऐसा उपकरण है जो वाहन के चलने के दौरान सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। फास्टैग अथवा RFID टैग वाहन की विंड स्क्रीन पर चिपका हुआ होता है और ग्राहक को फास्टैग से जुड़े खाते से सीधे टोल भुगतान करने में सक्षम बनाता है। तो फास्टैग के संदर्भ में हमारे पहला और तीसरा कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।